बेटा दिस इज द फुल सिलेबस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स रिविजन. जस्ट डू दिस बिफोर योर एग्जाम एंड इट शुड बी इनफ. एक बार ध्यान से देख लेते हैं. आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड द लिंक ऑफ दीज नोट्स टू यू. यू कैन गो हेड एंड एक्सेस दीज नोट्स ऑल्सो, ताकि आप इमीडिएट रिविजन कर पाओ. तो जस्ट एग्जाम से पहले क्विकली आपको ये सब कुछ रिवाइज करना होगा एंड दिस शुड बी इनफ. ठीक है बेटा, पेज 1 को स्किप कर दो, नॉट रिक्वायर्ड. 2 स्किप कर दो, जरूरत नहीं है. आई विल जस्ट टेल यू कहाँ से आपको आना है. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नीचे आ जाओ. एंड सिंपली गो अहेड. नीचे नीचे, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन सिंपली गो अहेड एंड कम टू चैप्टर नंबर 2. चैप्टर 2 से आपको रिवाइज करना है. ओके जल्दी से मेरे साथ वी विल रिवाइज द एंटायर थिंग टुगेदर. सबसे पहले बेटा समझ लेते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर को बोलते हैं. आर -1 से 1 के बीच में होता है और ये हमें लीनियर रिलेशनशिप बताता है. ये हमें लीनियर रिलेशनशिप बताता है. तो अगर y और x का रिलेशन ऐसा है तो दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, और अगर ऐसा है तो दे आर नेगेटिवली रिलेटेड. नॉन लीनियर रिलेशंस को डिटेक्ट नहीं करता. तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो नो रिलेशन कह देंगे हम इसे. देयर इज नो रिलेशन. ठीक है बेटा, इन नोट से आप इस फॉर्मूला को एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे. और उसके बाद r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है. पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब पॉजिटिवली रिलेटेड, नेगेटिव कोरिलेशन मतलब नेगेटिवली रिलेटेड. नो कोरिलेशन मतलब या तो कोरिलेशन नहीं है, या फिर एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं, वी कैन गो हेड एंड से कि लीनियर कोरिलेशन नहीं है. ठीक है, जब तक आपका कोरिलेशन 0.8 से ज्यादा होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बोलते हैं. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की. 0 मतलब नो लीनियर कोरिलेशन, +1 या -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. जितना ज्यादा क्लोज होगा +1 या -1 के, रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रॉन्ग है. रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो साइन पर इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइन. वो साइन पर डिपेंड नहीं करती है. ओके बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम एज ट्रू फॉल. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूनिट चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन कांस्टेंट चेंज इन द अदर वेरिएबल. ठीक है, अब ये देख लो, ये पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव, नो रिलेशन. अब नीचे आ जाते हैं बेटा. अगेन दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन दोनों फॉर्मूलाज को आप रिवाइज करेंगे. यू विल गो अहेड एंड रिवाइज दीज फॉर्मूलाज. उसके बाद लेट अस गो अहेड एंड रैंक कोरिलेशन का नॉट रिक्वायर्ड, आप इसको स्किप कर दोगे. नाउ लेट अस गो अहेड एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. यहां पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि जब हम y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x प्लस ui बोलते हैं, तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट. और ये वाला जो हमारा पार्ट होता है दिस इज नोन एज स्टोकेस्टिक कंपोनेंट या रैंडम कंपोनेंट. ठीक है, स्टोकेस्टिक और रैंडम कंपोनेंट. ठीक है, ये बात फिर से समझ लेना. इट कैन कम इन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू फॉल्स में ये आ जाता है दैट रिग्रेशन एंड कॉजेशन दो अलग बातें हैं. कॉजेशन यूजुअली थ्योरेटिकली कोई कॉजल रिलेशनशिप है कि एक की वजह से दूसरा हो रहा है. रिग्रेशन स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है और उसका कॉजेशन से कोई रिलेशन नहीं है. सो रीड दिस, इसको एक बार रिवाइज करेंगे, क्विक रिविजन रिक्वायर्ड. ठीक है बेटा, कम टू द टर्मिनोलॉजीज. ये सारा टर्मिनोलॉजीज हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन, प्रेडिक्टेंट, रिग्रेसेंट, रिस्पॉन्स, एंडोजेनस भी बोलते हैं. प्लीज प्लीज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो गो थ्रू द नोट्स साइमल्टेनियसली. इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करो एंड जस्ट रीड दीज नोट्स ऑल्सो. बेटा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट, प्रिडिक्टर, रिग्रेसर, स्टिमुलस, एक्सोजेनस भी बोलते हैं. देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा. टाइम सीरीज डेटा जो टाइम टू टाइम जाता है फॉर वन वेरिएबल. क्रॉस सेक्शनल जो बहुत सारे वेरिएबल्स के लिए होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक ही पर्सन का इनकम, कंजम्पशन एंड देन इन्वेस्टमेंट, उसका सब कुछ दे दूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वेरिएबल्स बट सेम पॉइंट ऑफ टाइम. पूल्ड इज क्रॉस सेक्शनल प्लस टाइम सीरीज. ठीक है, नाउ यू कैन स्किप दिस. ये पहले हम स्टैट्स में यूज करते थे, नॉट रिक्वायर्ड. अब हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, वी विल गो अहेड एंड वी विल टॉक अबाउट दिस. तो ये बात याद रखनी है कि हम जब भी अपने रिग्रेशन इक्वेशन की बात करते हैं या लाइन की बात करते हैं, ये लाइन हमेशा कंडीशनल मीन के थ्रू पास करती है. तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाता है वो हो जाता है e ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x. e ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x. ठीक है बेटा,
फिर ये हमारा एक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होता है जिसको हम ऐसे लिख देते हैं, विदाउट एरर टर्म लिखते हैं तो फंक्शन होता है, लाइन होती है, विद एरर टर्म लिख देते हैं तो रिग्रेशन इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखना कि अगर पॉपुलेशन डिस्पोजल में ना हो, सिंस पॉपुलेशन इज नॉट एट डिस्पोजल, तो हम हमेशा सैंपल के साथ काम करते हैं। सैंपल की इक्वेशन हो जाती है yi इज इक्वल टू बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट xi प्लस ei। तो ये वाले पार्ट को हम बोल देते हैं yi हैट, और ये काउंटर पार्ट होता है सैंपल वाला e ऑफ y गिवन xi के, ये पॉपुलेशन का है। e ऑफ y गिवन xi पॉपुलेशन का है, yi हैट सैंपल का है। yi हैट हो जाता है बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट xi प्लस ei, ये yi हो गया, और सैंपल में हम लिख देंगे yi इज इक्वल टू e ऑफ y गिवन xi प्लस ui। e ऑफ y गिवन xi होता है बीटा वन प्लस बीटा टू xi प्लस ui, इसको हम yi बोल देते हैं। ये पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन है मेरा, ये सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा आगे चले इक्वेशन को देखने के लिए, तो ये हमारे जैसे जैसे हम सैंपल चेंज करते जाते हैं तो हमारा जो सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन आता है वो भी चेंज होता जाता है, इट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीजंस हैं कि एरर क्यों होता है, द रीजंस फॉर एरर। अगर मैंने कोई वेरिएबल को नहीं इंक्लूड किया, जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है वो रेनफॉल और फर्टिलाइजर पे डिपेंड करती है, और मैंने फर्टिलाइजर को इंक्लूड नहीं किया, तो देन इट विल बी ओमिशन ऑफ वेरिएबल, जिसकी वजह से एरर आएगा। द सेकेंड इज रैंडम बिहेवियर, अरे मैं लोगों के डेटा के साथ काम कर रही हूँ, रैंडमनेस रहेगी। तीसरा आ जाता है इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर्म, मुझे यूज करना था लॉग लॉग मॉडल और मैंने यूज कर दिया लिन लॉग मॉडल, तो ये गलत हो गया। जो नेक्स्ट आएगा बेटा वो आएगा एरर ऑफ एग्रीगेशन, कभी कभी जब हम चीजों को इकट्ठा करके एक साथ एक डेटा सेट में डालते हैं तो एरर हो जाता है। एरर ऑफ मेजरमेंट, कभी कभी हम जैसे किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो कोई हम मेजरमेंट इशू भी कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी हम लीनियरिटी की बात करते हैं इट इज ऑलवेज लीनियर इन पैरामीटर, लीनियर इन वेरिएबल हमें नहीं चाहिए, हमें लीनियर इन पैरामीटर चाहिए। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन लीनियर इन पैरामीटर तो है बट वेरिएबल में नहीं है, बट इकोनोमेट्रिक्स में हम हमेशा लीनियरिटी इन पैरामीटर की ही बात करेंगे, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट लीनियरिटी इन पैरामीटर। बेटा ये एजम्पशंस ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर है, इससे कोई ना कोई हमारा ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आता ही आता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको ध्यान से देखो। पहला एजम्पशन है एरर टर्म्स का जो मीन होगा वो 0 होगा, फिर उसके बाद जो हमारा वेरिएंस है वो कांस्टेंट है, मतलब होमोस्किडास्टिक मॉडल है। फिर एरर टर्म्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरर टर्म्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। कोवेरियंस बिटवीन यू आई यू जे 0 होगा, एक्स की वैल्यूज फिक्स्ड है, माने दे आर फिक्स्ड इन नेचर, फिक्स्ड मतलब नॉन स्टोकेस्टिक है, फिक्स्ड वैल्यूज हैं एक्स आई की, एंड यू जो है वो इंडिपेंडेंट है। हाँ, द कोवेरियंस बिटवीन यू एंड एक्स इज 0, यू और एक्स रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। और उसके बाद हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है, और जो हमारे एक्सेस हैं वो वेरी नहीं करने चाहिए। दीज आर सम ऑफ द एजम्पशंस ऑफ द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, इसको अच्छे से आप रिवाइज करोगे, एवरीवन विल रिवाइज दिस। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं ओएलएस करता क्या है। ओएलएस का काम है समेशन ई आई स्क्वायर को मिनिमाइज करना। तो जब हम ओएलएस को समेशन ई आई स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं तो हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस निकल के आती हैं। पहली नॉर्मल इक्वेशन हो जाती है y बार इज इक्वल टू बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट x बार, और दूसरा नॉर्मल इक्वेशन निकल के आता है समेशन वाई आई एक्स आई इज इक्वल टू बीटा वन समेशन एक्स आई प्लस बीटा टू समेशन एक्स आई स्क्वायर। इन दोनों को हम नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया बेटा कि हमने अपने समेशन यू आई हैट स्क्वायर को मिनिमाइज किया विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन एंड बीटा टू। जब हमने मिनिमाइज किया और इक्वेट टू 0 किया तो ये नॉर्मल इक्वेशन 1 आ गई और ये नॉर्मल इक्वेशन 2 आ गई। जब हम इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, एक साथ सॉल्व करते हैं, तो हमें बीटा वन हैट और बीटा टू हैट की वैल्यूज मिल जाती हैं। वो वैल्यूज ये रही, रिवाइज क्विकली रिवाइज बेटा, वो रही ये वैल्यूज ये हैं। तो ये रही मेरी बीटा टू हैट और ये रही बीटा वन हैट।
ठीक है। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। तो अगर मैं बोल दूं कि y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi, तो β2 बताता है कि y ऑन एन एवरेज कितने यूनिट से चेंज होगा जब x 1 यूनिट से चेंज होगा। when x will change by 1 यूनिट, तो ऑन एन एवरेज by how much will y change, y कितने से चेंज होगा। ठीक है। और β1 बताता है कि अगर x 0 है तो y की एवरेज वैल्यू β1 है। रिवाइज रिवाइज। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटा। अगेन इसमें से एक ट्रू फॉल्स बनता है, तो इन स्टेटमेंट्स को आप बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। ये जो बीटाज हैं ये पॉइंट एस्टिमेटर हैं। पॉइंट एस्टिमेटर का मतलब ये है कि ये एक वैल्यू दे रहे हैं बीटा की। मतलब β1 पॉपुलेशन की वैल्यू है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक वैल्यू मिल रही है सैंपल से β1 हैट, है ना। तो ये एक फिक्स्ड 1 वैल्यू दे रहे हैं, तो इनको हम पॉइंट एस्टिमेटर बोलते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन मीन वैल्यू से पास करती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैन कम एज ट्रू फॉल्स। जो हमारा y हैट दैट मींस प्रिडिक्टेड y का मीन होता है और एक्चुअल y का मीन होता है, वो दोनों ही इक्वल होते हैं। रेसिडुअल्स का मीन 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि y हैट को मैं β2 हैट स्मॉल xi भी लिख सकती हूँ। रेसिडुअल्स जो होते हैं वो y की प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ अनरिलेटेड होते हैं। इट विल डेफिनेटली कम एज अ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बेटा, प्लीज रिवाइज। if I will find the correlation between ui hat and yi hat, it will be 0. इसकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिडुअल टर्म्स आर अनकोरिलेटेड विद प्रिडिक्टेड y एंड रेसिडुअल टर्म्स आर अनकोरिलेटेड विद x, कैन कम इन एग्जाम। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला शीट में भी मैंने आपको दिया था, वेरिएंस ऑफ β2 हैट, स्टैंडर्ड एरर, β1 हैट एंड सिग्मा हैट स्क्वायर का फॉर्मूला। रिवाइज करो इसे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन जो होता है उसे समेशन yi माइनस वाई बार होल स्क्वायर बाय n माइनस 1 अंडर रूट बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। ये रहा बेटा, रिवाइज रिवाइज। ठीक है बेटा, दिस विल अगेन कम इन एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल के ट्रू फॉल्स में आ सकता है। सो यू विल गो अहेड एंड रिवाइज दिस। द वेरिएंस β2 हैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। यही इसी के फॉर्मूला से आपको समझ में आ जाएगा। वेरिएंस जो है डायरेक्टली रिलेटेड है सिग्मा स्क्वायर से और इनडायरेक्टली और इनवर्सली समेशन xi स्क्वायर से। तो यही ये पॉइंटर्स दिए हुए हैं। रिवाइज रिवाइज बेटा। ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आई एम लीविंग अप टू यू। यू विल बी गिवन दिस पीडीएफ। ये पीडीएफ आपके पास है, रिवाइज इट। गॉस मार्कऑफ थ्योरम पे देते हैं बेटा। गॉस मार्कऑफ थ्योरम ये बोलता है कि आपके जो एस्टिमेटर्स निकल के आएंगे वो ब्लू होंगे। बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एफिशिएंट एस्टिमेटर। लीनियर मींस कि वो y का लीनियर फंक्शन होंगे, लीनियर फंक्शन ऑफ y। अनबायस्ड मींस जब हम इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉपुलेशन के बराबर होगा। और एफिशिएंट मींस कि इनका जो वेरिएंस होगा वो मिनिमम होगा। अब हम रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन का बात करेंगे। रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन में हम हमेशा रॉ वैल्यूज देते हैं, राइट। और रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन में देखो यहाँ पे, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो समेशन ei स्क्वायर बाय n माइनस के है, तो रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन में सिर्फ एक ही पैरामीटर है, इसलिए सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला समेशन ei स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है बेटा, अगेन ट्रू फॉल्स के लिए कॉमन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, तो इसको ध्यान से रिवाइज कर लेना। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। आर स्क्वायर को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। क्या बोलते हैं? कोरिलेशन नहीं, वो आर था। आर स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हो जाता है बेटा गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट, ये इसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेल्स परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आर स्क्वायर 89 है 0.89, तो हम बोलेंगे 89% ऑफ वेरिएशन इन y is due to variation in x और can be explained due to variation in x। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे इसको देखो, ये इक्वेशन बोल रही है कि TSS इज इक्वल टू ESS प्लस RSS। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दिस इज माई TSS, ये वाला जो पार्ट है दिस इज माई ESS, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज माई RSS। यही चीज आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर।
हमारा जो आर स्क्वायर होता है इट इज ई एस एस बाई टी एस एस, और इसी को हम 1 माइनस आर एस एस बाई टी एस एस भी लिख देते हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। ये आर स्क्वायर के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, प्लीज रिवाइज। सुबह ही मैंने आपको फॉर्मूला शीट में भी ये करवाए हैं, आई हैव ऑल्सो डन इट इन फॉर्मूला शीट। दिस विल कम इन एग्जाम 150%, तो रिवाइज दिस, इट विल कम इन एग्जाम, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ आर स्क्वायर, ये नॉन नेगेटिव होता है और 0 से 1 के बीच में होता है। आर स्क्वायर का जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो वो हमें आर देता है, आर को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टी हैं। ये हमेशा सिर्फ लीनियर रिलेशन ही दिखाता है, नॉन लीनियर रिलेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, अब हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। अगर हमें कभी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बीटास को एज्यूम करें कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर बीटास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। बीटास वाई का लीनियर फंक्शन है और वाई एरर पे डिपेंडेंट है, तो अगर हम ये एज्यूम करें कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरर है तो y भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और बीटास भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बीटास भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इज दिस क्लियर बेटा? ओके, आई होप आई एम नॉट गोइंग सो फास्ट, आई नीड टू जस्ट गिव यू एंटायर ब्रीफ जो आप रिविजन में यूज कर पाओ। बेटा बीटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये z टेस्ट है बीटा का, और जब भी हम z टेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है बीटा टू हैट माइनस पॉपुलेशन वैल्यू अपॉन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू हैट। बेटा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की ये इंटरप्रिटेशन रीड, इट विल कम इन एग्जाम फॉर श्योर टुमारो। रीड 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 मेनी टाइम्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब है? आई हैव डन दिस इन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, ये चीज मैंने ऑलरेडी डाली है इन द क्वेश्चन सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल। अगर आप रिकॉर्डेड सेक्शन ऑफ यूट्यूब चैनल पे जाओगे वीडियो सेक्शन में तो यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस, मैंने ये एक्सप्लेन किया है, प्लीज रीड दिस, दिस विल कम इन एग्जाम, कल आएगा एग्जाम में, ठीक है। ठीक है बेटा, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसे निकालते हैं, तो अगर मुझे बीटा 1 का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो इट विल बी बीटा 1 हैट माइनस स्टैंडर्ड एरर इनटू टी वैल्यू, बीटा 1 हैट प्लस स्टैंडर्ड एरर इनटू टी वैल्यू। इफ इट इज अ लार्ज पॉपुलेशन तो हम z यूज करेंगे, इफ इट इज अ स्मॉल पॉपुलेशन तो हम t यूज करेंगे। t का डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस के रहेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सेम चीज रिवाइज करनी है, जस्ट रीड इट रीड इट रीड इट बेटा, लीविंग इट टू यू, लीव इट, आपको खुद से करना, नॉट लीव इट, लीविंग इट टू यू, आप रिवाइज करना, हाँ ठीक है। अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल सिग्मा स्क्वायर की बात कर लेते हैं, इट कैन कम इन एग्जाम, प्लीज रिवाइज इट। अगर हमें सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है तो उसके लिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, और उसका जो हमारा इंटरवल रहता है सिग्मा स्क्वायर लाइज बिटवीन n माइनस के इनटू सिग्मा हैट स्क्वायर जो सैंपल का वैल्यू है डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर वैल्यू, डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर वैल्यू। काई स्क्वायर में दो वैल्यूज निकलती है, एक लो टेल एक हाई टेल, तो यहाँ पे हम ये लेते हैं अल्फा बाय 2 और यहाँ पे हम 1 माइनस अल्फा बाय 2 लेते हैं। आई होप यू नो दिस, ये आपका स्टैट्स का लास्ट सेम से आया है, स्टैट्स क्लास से आ रहा है कि काई स्क्वायर टेबल से कैसे रीड करते हैं, बट दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके बेटा, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ये टू टेल हो गया, तो अगर एग्जाम में कोई आपको बोले चेक दैट बीटा 2 इज सिग्निफिकेंट और नॉट, तो ये टू टेल होगा। चेक दैट बीटा 2 इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो ये वन टेल होगा। तो आपको टू टेल और वन टेल दोनों टेस्ट पता होने चाहिए। वन टेल में आप टी का वैल्यू भी वन टेल का लोगे और टू टेल में आप टी का वैल्यू भी टू टेल का कंपेयर करने के लिए लोगे, सो जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। ओके बेटा, सो दिस इज योर एग्जाम्पल। अब हम एक वो कर लेते हैं कि इफ टी कैलकुलेटेड आपका टी टेबल से ज्यादा आएगा सो यू विल रिजेक्ट नल इन फेवर ऑफ ऑल्टरनेटिव, और इस केस में आप बोलोगे दैट योर बीटास आर सिग्निफिकेंट, बीटास क्या हो जाएंगे इस केस में? सिग्निफिकेंट, ठीक है। ठीक है, ये रूल ऑफ थंब है, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम बेटा।
हम डायरेक्टली कभी कभी क्या करते हैं, अगर हमें टेबल से वैल्यूज नहीं निकालने को आती या टेबल नहीं गिवन होता, तो हम डायरेक्टली 2 से कंपेयर कर लेते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि टेबल की वैल्यू 2 है और हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को 2 से कंपेयर कर लेते हैं। इसके लिए बस एक ही चीज चाहिए कि हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हो और सैंपल साइज मोर देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब n-k मोर देन 20 हो, तो हम सीधा 2 से ही कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज नोन एज द 2T, दिस इज नोन एज 2T रूल ऑफ थंब। मल्टीपल रिग्रेशन पे आ जाओ बेटा। मल्टीपल रिग्रेशन में इंटरप्रिटेशन पढ़ लेना, इनको हम पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में बस ये बात याद रखनी है कि ये बता रहा है हाउ y चेंजेस एज x2 चेंजेस होल्डिंग x3 कांस्टेंट। ऐसे ये बता रहा है हाउ y चेंजेस ऑन एन एवरेज व्हेन x3 चेंजेस होल्डिंग x2 कांस्टेंट। रीड दिस आउट। जब हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल पे आते हैं तो हमारी एजम्पशंस में एक एक्स्ट्रा एजम्पशन ऐड हो जाती है, दैट मींस नो लीनियर रिलेशनशिप। तो हम नो मल्टीकोलिनियरिटी की भी बात करते हैं। ओके बेटा, यहां पे ये बताया गया है कि अगर मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो क्या होगा। तो सपोज मैं कहती हूं कि y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3 प्लस ui, और मैंने बोल दिया कि x3 इज 2x2 और यहाँ पे 2x2 से रिप्लेस कर दिया, तो आप देखोगे कि मेरा मॉडल मल्टीपल से सिर्फ सिंगल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया। और ये वाला जो वैल्यू निकल के आया, इसको मैंने कुछ एक नया अल्फा बना दिया। तो नाउ आई विल बी एबल टू गो अहेड एंड इंटरप्रेट बीटा एंड अल्फा, पर मैं वापस β1 β2 β3 नहीं निकाल पाऊंगी। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जस्ट रीड इट आउट, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल इक्वेशंस हैं जब आप मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में होते हो, और उन नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास β1 हैट, β2 हैट एंड β3 हैट आ जाता है। दिस इज कॉल्ड योर आर स्क्वायर बेटा। आर स्क्वायर अब बताता है जॉइंट सिग्निफिकेंस। तो अब ये बताएगा, तो अगर आर स्क्वायर 0.89 है तो बताएगा कि 89% ऑफ वेरिएशन इन y कैन बी jointly explained by x2 and x3 together। ठीक है, x2 और x3 मिलकर कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके बेटा, ये आपके वेरिएंट्स हैं रिवाइज। नीचे आ जाते हैं, लेट्स गो फॉरवर्ड। और अब हम बात करेंगे आर स्क्वायर के फॉर्मूला की। तो आर स्क्वायर को हम ESS बाय TSS लिख देते हैं, और ESS का ये भी फॉर्मूला है जब हम सिंगल वेरिएबल के साथ करते हैं, और मल्टीपल या 2 वेरिएबल्स के साथ करते हैं तो ESS का ये फॉर्मूला है। एक और चीज है जो हमें समझनी होगी कि जैसे जैसे हम वेरिएबल्स बढ़ाते जाते हैं, मतलब 2 वेरिएबल से 3 वेरिएबल से 4 से 5 पे आते हैं, तो आर स्क्वायर हमेशा ही बढ़ता जाता है। तो हमें कैसे पता कि कौन सा मॉडल करेक्ट मॉडल है और कहाँ पे रुकना है। तो इसके लिए हम आर बार स्क्वायर चेक करते हैं, और जिस भी मॉडल के आगे जाने पे आर बार स्क्वायर डिक्लाइन करता है, माने सपोज हियर आर बार स्क्वायर इज 0.89 और यहाँ पे आर बार स्क्वायर 0.84 हो गया, डिक्लाइन कर गया, वी विल स्टॉप विद दैट मेनी वेरिएबल्स, वहीं पे हम रुक जाएंगे। सो एडजस्टेड आर स्क्वायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंसिडर करता है। ये एडजस्टेड आर स्क्वायर के फॉर्मूलाज हैं, और एडजस्टेड आर स्क्वायर हमेशा आर स्क्वायर से कम होता है गिवन की के 1 से ज्यादा हो, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 1 से ज्यादा हो, और एडजस्टेड आर स्क्वायर नेगेटिव भी हो सकता है, जिस केस में आप उसको 0 की तरह इंटरप्रेट करोगे। ओके बेटा, ये आपके फिर से फॉर्मूलाज हैं। ये वाला पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, लीव लीव। ये बस 3 फॉर्मूलाज याद करने हैं। मैट्रिक्स वाला आप छोड़ सकते हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सिर्फ चीजों को आसान करने के लिए बताया गया है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, ठीक है। अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं। तो 2 तरीके की टेस्टिंग आ जाती है, एक सिंगल टेस्टिंग हो जाती है और इंडिविजुअल टेस्टिंग, और एक जॉइंट टेस्टिंग हो जाती है। इंडिविजुअल टेस्टिंग में हम टी टेस्ट यूज करते हैं, जिसमें हम बीटास की इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस को टेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर। और जॉइंट टेस्टिंग में हम एफ टेस्ट यूज करते हैं ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए, जिसमें हमारा नल होता है कि बोथ बीटाज आर 0। और जॉइंट टेस्टिंग में हम एनोवा फॉर्म करते हैं, जिसमें हम एफ टेस्ट का यूज करते हैं। एफ टेस्ट में हमारा फॉर्मूला रहता है ESS डिवाइडेड बाय k-1 अपॉन RSS डिवाइडेड बाय n-k। ये हमारा एफ टेस्ट का फॉर्मूला है।
ये भी एफ टेस्ट का फॉर्मूला है, यू कैन गो अहेड एंड यूज एनी ऑफ दीज। ठीक है, ये आपका एनोवा टेबल है, रिवाइज। ठीक है बेटा, ओके। एफ टेस्ट के बाद हम आगे आते हैं, व्हाट इफ वी वांट टू गो अहेड एंड वी वांट टू चेक द द वेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल, बिटवीन द टू सैंपल्स, या अगर हमें ये चेक करना है कि दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस से दो सैंपल्स निकल रहे हैं, उनका वेरिएंस सेम होगा या नहीं, तो देन ऑल्सो वी यूज एफ टेस्ट। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर सिलेबस, यू कैन लीव दिस पार्ट। ये इट वॉज देयर अर्लियर, बट अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है। बेटा एफ टेस्ट और आर स्क्वायर का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम एफ टेस्ट को आर स्क्वायर के थ्रू करते हैं, एग्जाम में सिर्फ आर स्क्वायर की वैल्यू दी होती है और जॉइंट सिग्निफिकेंस टेस्ट करनी होती है, तो इन दैट केस एफ का जो फॉर्मूला होता है वो ये बन जाता है। ठीक है, ओके, ये उसका एनोवा टेबल है, ये मैंने आपको सुबह का फॉर्मूला शीट में भी प्रोवाइड किया था। बेटा अब हम डमी वेरिएबल पे आते हैं, तो जब हम डमी वेरिएबल की बात करते हैं, सीधा डमी वेरिएबल पे आ जाओ। ये हमारा डमी वेरिएबल मॉडल है। डमी वेरिएबल की जब भी हम बात करेंगे, थोड़ा एक मिनट, तो डमी वेरिएबल की जब भी हम बात करेंगे आपको सिर्फ ओपन करना सीखना है, विच इज वेरी सिंपल। जैसे D2I बोल रहा है 1 इफ नॉर्थ ईस्ट 0 अदरवाइज, तो अगर मैं नॉर्थ ईस्ट का निकाल रही होंगी तो मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगी। D3I बोल रहा है 1 इफ स्टेट इन साउथ, तो अगर मैं स्टेट का साउथ स्टेट का कर रही होंगी तो यहाँ पे भी आई विल पुट 1। तो ये β3 हो जाएगा, ये β2 हो जाएगा, ये β1 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये ui हो जाएगा। तो ये पूरी जो वैल्यू आएगी एवरेज सैलरी, ये किसकी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट प्लस रीजन साउथ की। अगर मैं यहाँ पे 0 करती तो रीजन नॉर्थ हो जाता या कोई और रीजन हो जाता, जो भी बाकी रीजन वो मान रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि 1 था तो ये नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल ही रहता। तो दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड एंड यू कैन इंटरप्रेट द डमी वेरिएबल्स। यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे आते हैं, ये कुछ कॉजन है डमी वेरिएबल के। आपको मेक श्योर करना है कि आप डमी वेरिएबल ट्रैप में ना पड़ो। डमी वेरिएबल ट्रैप में कब नहीं होगे? जब आप डमीज जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो एक लेस डमी इंट्रोड्यूस करोगे देन द कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो कैटेगरी को हम स्किप करते हैं, जैसे मैंने लिखा जेंडर इज इक्वल टू 1 इफ मेल 0 इफ फीमेल, तो जो हमने कैटेगरी को 0 बोला उसको हम बेस या बेंचमार्क कैटेगरी भी बोलते हैं। फिर जो डमी वेरिएबल्स का डिफरेंस आता है उसको डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 D2I प्लस β3 xi, और मैंने बोल दिया कि D2I इज इक्वल टू 1 इफ मेल 0 इफ फीमेल, तो मेल्स की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 प्लस β3 xi, और फीमेल की बन जाएगी y इज इक्वल टू β1 प्लस β3 xi। तो ये जो हमारा β2 होगा इसको हम डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट बोलेंगे, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर दो क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं। बेटा ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया है, डमीज में सिर्फ वंस एंड जीरोस प्लग इन किए हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं आपको बोलूं कि मैरिड नॉन साउथ रीजन के बंदे की सैलरी बताओ, तो व्हाट विल यू से? मैरिड मींस D2I विल बी 1, ठीक है, तो ये हो गया 8.8148 प्लस 1.0997, और नॉन साउथ मतलब ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, तो दिस विल बी 8.8148 प्लस 1.0997। ऐसे जिसकी निकालनी है, मैरिड प्लस साउथ की निकालनी है, तो हम यहाँ 1 लगा देते एंड इनटू ये वाला वैल्यू है ना, एंड अकॉर्डिंगली वी वुड हैव गॉट द आंसर। तो दिस इज व्हाट द डमी वेरिएबल मॉडल इज। उसके बाद हम एनकोवा मॉडल पे आते हैं। एनकोवा मॉडल वो मॉडल है जिसमें एक्स की प्रेजेंस हो, जैसे ये तो सिर्फ एक नंबर आ रहा है, यहाँ पे कोई एक्स ही नहीं है, तो दिस इज एनोवा मॉडल। बट अगर एक्स प्रेजेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड एज एनकोवा मॉडल। तो ये हमारा एनकोवा मॉडल है क्योंकि इसमें एक्स की भी प्रेजेंस है। ठीक है, इसी में बेटा देयर इज ऑल्सो एन एडिशन ऑफ द इंटरैक्शन टर्म, उसको प्लीज फॉर्मूला शीट से रिवाइज कर लेना, दैट आई प्रोवाइडेड इन द मॉर्निंग। ठीक है,
अब आगे आते हैं और हम बात करते हैं मल्टी कोलिनियरिटी की। तो मल्टी कोलिनियरिटी मीन्स कि हमारे जो एक्स वेरिएबल्स हैं x2 एंड x3 आए, इनमें कोई रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर परफेक्ट लीनियर रिलेशन है, जैसे x3 is to x2 तो इसको परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी बोलते हैं। इस केस में हम कोई ओएलएस रन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर इम्परफेक्ट रिलेशन है, मतलब प्लस सम एरर टर्म, तो हम इसे इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी बोलते हैं, और इस केस में हम रिग्रेशन मॉडल रन कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा सोर्सेस क्या है मल्टी कोलिनियरिटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, और कॉन्सिक्वेंसेस भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अभी भी वो ब्लू रहेगा, बट वेरिएंस बहुत बढ़ जाएगा। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो टी रेशियो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब इंडिविजुअली बीटास जो होंगे हमारे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, और जॉइंटली वो दिखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है ना। तो जब हम एफ टेस्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट आएगा, जब हम टी टेस्ट करेंगे तो इनसिग्निफिकेंट आएगा। तो ये मल्टीकोलिनियरिटी है। ठीक है, तो लार्ज वेरिएंस हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे वीआईएफ की बात की है कि वीआईएफ के थ्रू भी हम मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो टी रेशियोज इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि वेरिएंस बढ़ गया ना, और जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो वेरिएंस से अफेक्ट होता है। तो जब वेरिएंस बढ़ेगा स्टैंडर्ड एरर बढ़ेगा, स्टैंडर्ड एरर बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बढ़ जाएगा। अब ये है हमारा डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, अगेन इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, इसको रिवाइज कर लेना। अगर हमारा आर स्क्वायर हाई है, मतलब जॉइंटली सिग्निफिकेंट है, बट टी लो है, तो ये हमारा हो गया मल्टीकोलिनियरिटी। अगर हमारे पेयर वाइज कोरिलेशन हाई आ रहे हैं, मतलब मैंने x2 और x3 के बीच में कोरिलेशन निकाला और वो हाई है, तो हाँ वो तो कोलिनियर हो ही है ना। और अगर मेरा VIF हाई आ रहा है, वेरिएंस इन्फ्लेशनरी फैक्टर, तो भी हाई मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करेगी। वेरिएंस इन्फ्लेशनरी फैक्टर को इन पर्टिकुलर हम 10 से कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर इट विद 10। ठीक है बेटा, ये कुछ रेमेडीज हैं, या तो कुछ भी मत करो या कुछ ये सब करके देख लो। तो दीज आर सम ऑफ द रूल ऑफ थम्स, इंपॉर्टेंट। क्या क्या कर सकते हो, क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज डेटा को कंबाइन कर दो, वेरिएबल को ड्रॉप करने का सोचो, x2 और x3 में रिलेशन है ना, एक हटा दो, वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करने का सोचो, लॉग लॉग मॉडल यूज करने की कोशिश करो, या फिर वेरिएबल्स को क्या करो ना, एक लैग फॉर्म में ले आओ, एक साल पुराने में लेके आओ, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन को यूज करो। राइट, सो दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। डेटा सेट में और इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत करो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हेट्रोस्केडास्टिसिटी की। हेट्रोस्केडास्टिसिटी तब एग्जिस्ट करता है जब वेरिएंस जो है वो चेंज होता रहता है और कांस्टेंट नहीं होता। ये है बेटा सोर्सेज ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज इसको एक बारी पढ़ लो। तभी भी हेट्रोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट कर सकती है अगर आप एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल को स्किप कर दो, अगर कोई आउटलायर डेटा है, मतलब सारी इनकम लोगों की 100 से 2000 के बीच में थी, एकदम से अंबानी की इनकम ऐड कर दी, है ना, तो आउटलायर हो गया, तभी भी हो सकता है। उसके बाद जैसे जैसे आप अपनी डेटा को अलग अलग तरीके के लोगों में इंक्लूड करते हो, वैसे वैसे हेट्रोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम भी आ सकता है। हेट्रोस्केडास्टिसिटी के अंदर हम बेसिकली GLS यूज करते हैं। GLS को बोला जाता है जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। हम कोशिश करते हैं कि हम थ्रू आउट वेरिएंस के अंडर रूट, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दें, ताकि जो हमारे पास न्यू मॉडल आए वो होमोस्केडास्टिक मॉडल हो। ठीक है, अब बेटा यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, अब ये इनएफिशिएंट हो जाएंगे, दे विल बिकम इनएफिशिएंट, बायस्ड भी हो जाएंगे, और जो हमारी प्रिडिक्शन है वो भी ठीक नहीं रहेगी। बेटा ये है कि किस तरीके से हम हेट्रोस्केडास्टिसिटी को मेजर डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, या तो आप एक बेसिकली डेटा देख के जान जाओ कि अच्छा मैंने बहुत अलग अलग तरीके के लोगों को डेटा को लिया है, तो हेट्रोस्केडास्टिसिटी हो सकती है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप एरर UI स्क्वायर को प्लॉट करके देख सकते हो, और देख सकते हो कि क्या ये इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे डेटा इंक्रीज हो रहा है। अगर ये गैप इंक्रीज हो रहा है मतलब ये हेट्रोस्केडास्टिक है, तो ग्राफिकल अप्रोच यूज कर सकते हो। इसकी रेमेडीज क्या रहेंगी,
रेमेडी इस पे डिपेंड करेगी कि क्या आपको सिग्मा स्क्वायर नोन है या अननोन है। अगर सिग्मा स्क्वायर नोन है तो आप सिंपली वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड या जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज कर लोगे। अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो आप देखोगे कि सिग्मा स्क्वायर जो हमारा ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर है वो किससे प्रोपोर्शनल है। तो इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर तो आप सिग्मा, इसका अंडर रूट आ जाएगा सिग्मा एक्स आई, तो मतलब आप थ्रू आउट एक्स आई से डिवाइड कर दोगे और जो मॉडल आएगा वो होमोस्केडास्टिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका डेटा सेट सिग्मा स्क्वायर एक्स से प्रोपोर्शनल है तो इसका अंडर रूट हो जाता है सिग्मा रूट एक्स, तो आप रूट एक्स से थ्रू आउट डिवाइड कर दोगे डेटा को और जो डेटा आएगा फाइनली वो होमोस्केडास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर, ठीक है। फिर अगर वो सिग्मा स्क्वायर ई वाई आई स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है तो ई वाई आई से डिवाइड कर दोगे और होमोस्केडास्टिक हो जाएगा। ठीक है, फिर कभी कभी हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो भी हम होमोस्केडास्टिसिटी की तरफ पहुंच जाते हैं। सो दिस इज the end of this revision beta. I hope that you find this revision useful and do go ahead and revise it before your final exam. Okay beta, thank you.